हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम्बस्टर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कभी भी अगर साइक्लोहेक्सेन को विजुअलाइज करते हैं तो एक हेक्सेन टाइप में, हेक्सेन की शेप में हम लोग उसको देखते हैं, विच इज ये वाला शेप। अब ये जो है, ये क्या मेरा सही शेप है? ये असल में गलत रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग नॉर्मली साइक्लोहेक्सेन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मैं देखूं, ये मेरा एक हेक्सेन है, ये मेरा एक एल्केन है, ये एक एल्केन है। और अगर ये मेरा एल्केन है तो एल्केन में मेरे पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो बॉन्ड एंगल है, कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, वो होगा मेरा 109.8 डिग्री। सॉरी, ये ऐसे होगा, यहाँ पे 109.8 डिग्री होगा। तो अगर ये 109.8 डिग्री है, अगर मैं यहाँ पर इन हाइड्रोजन्स को भी अगर मैं मार्क करूँ, यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन्स को मार्क करूँ तो यहाँ पर मुझे कितना एंगल मिल रहा है? यहाँ इस, अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूँ तो यहाँ पर 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा जो एंगल होगा वो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से 120 डिग्री है, जो कि गलत है। इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जनरली ये स्ट्रक्चर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की रियल फॉर्म की बात करूं तो वो मेरा आता है एज अ चेयर फॉर्म, और वो चेयर फॉर्म होती है कुछ ऐसी। इसको कैसे बनाते हैं, इसका देखने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारा जो साइक्लोहेक्सेन है वो कैसे एग्जिस्ट करता है इन 3 डायमेंशंस। ये है मेरा साइक्लोहेक्सेन और ये है मेरा चेयर फॉर्म। यहाँ पर जो बड़े वाले जो गोले हैं ये दिखाते हैं हमारा कार्बन एटम्स, और ये जो सारे हैं ये है मेरे हाइड्रोजन के एटम्स, और ये है मेरा चेयर फॉर्म। 3 डायमेंशन में मेरा जो साइक्लोहेक्सेन है विद ऑल द कार्बन्स हैविंग 109.28 डिग्रीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन्स को हटा दूं, ये मेरा सबसे स्टेबल फॉर्म है, तो ये ऐसे बनता है, जहां पर मैं यहाँ पर देख सकती हूँ ये जो मेरा कार्बन है ये मेरा अप वाली साइड पे है, उसके बाद डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो फिर ये स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो ये कैसा बनता है? ये यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग अप एंड डाउन कार्बन्स के साथ बनता है, जो कि मेरा सबसे स्टेबल फॉर्म है। हमें यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि हम लोग जब भी साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा कन्फर्मेशन बोलते हैं। कन्फर्मेशन का मतलब होता है डिफरेंट आइसोमर्स विथ रिस्पेक्ट टू द सीसी डबल बॉन्ड, सॉरी सीसी सिंगल बॉन्ड रोटेशन। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो मेरा सिंगल बॉन्ड वो रोटेट कर सकता है, तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स मुझे दिखने को मिलेंगे जब भी कार्बन के बॉन्ड्स मेरे रोटेट होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग तरह के हमें कन्फर्मेशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल मेरा ये चेयर फॉर्म है। इस 3D स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। अब इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, मेरा फर्स्ट कार्बन था अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप एंड देन डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नंबरिंग कर लेते हैं हम। हमारा ये है 1, ये मेरा सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब यहाँ पर हम लोग हमारे हाइड्रोजन्स को हम लोग मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स है वो यहाँ पर कुछ ऐसा रहेंगे। ये सारे जो हाइड्रोजन्स है इनको हम लोग, इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं, कुछ हमारे हाइड्रोजन्स ऐसे रहेंगे ऑल्टरनेटिंग अप एंड डाउन। अगर मेरे कार्बन्स अप है तो हाइड्रोजन्स भी मेरे अप एंड डाउन रहेंगे, कुछ ऐसे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से हाइड्रोजन्स कहते हैं या फिर कौन से बॉन्ड्स है वो भी बता देती हूँ मैं यहाँ पर। और दूसरा मेरा ये होगा डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन एंड अप। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो बॉन्ड्स है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो बॉन्ड्स है, ये जो हाइड्रोजन्स है जो मेरे रेड से मार्क्ड है, ये सारे हाइड्रोजन्स ये है मेरे एक्सियल बॉन्ड्स, ये है मेरे एक्सियल बॉन्ड्स। इनको हम लोग एक्सियल हाइड्रोजन्स कहते हैं। रेड से है मेरे एक्सियल हाइड्रोजन्स। और ये जो ब्लू वाले हाइड्रोजन्स है ये है मेरे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। ये जो है मेरे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स।
हम जब भी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में, तो हम लोग ये हमेशा पढ़ते हैं कि जो मेरे एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो मेरे वीक होते हैं देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स आर ऑलवेज वीकर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो इसी वजह से ये जो है, अगर ये वीक है तो इनकी स्टेबिलिटी भी कम होगी, तो ये मेरे लेस स्टेबल होंगे। और अगर दूसरी बात देख लें हम लोग, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स जो है ये होंगे मेरे मोर स्टेबल, और ये जो बॉन्ड्स होंगे ये होंगे मेरे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। यहाँ पर एक और बात आती है, हम लोग जनरली यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग अप एंड डाउन बॉन्ड्स है, ऑल्टरनेटिंग अप और डाउन बॉन्ड्स। यहाँ पर ये अप होगा, ये डाउन, अप देन डाउन, फिर अप फिर डाउन। तो इन ऑल्टरनेटिंग अप एंड डाउन बॉन्ड्स को हम लोग डिनोट करते हैं विद अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा से। अल्फा जो है वो हमेशा डाउन वाले बॉन्ड्स को कहते हैं, डाउन बॉन्ड्स, चाहे वो एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो, दोनों। सिर्फ डाउन वाले बॉन्ड्स को हम लोग अल्फा बॉन्ड्स कहेंगे, और बीटा मेरे हो जाएंगे अप बॉन्ड्स बोथ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ठीक है, तो यहां से आता है मेरा साइक्लोहेक्सेन का, ये है मेरा चेयर फॉर्म, ये है मेरा चेयर फॉर्म। इसको हम लोग चेयर फॉर्म क्यों कहते हैं, अगर मैं 3D वाले मॉडल में देखूं तो शायद अच्छे से समझ आ जाएगा हमें। ये रहा मेरा चेयर कन्फर्मेशन। अब इसको अगर मैं देखूं तो इसको हम लोग चेयर क्यों बोलते हैं, चेयर जैसा लगता भी, एक आर्म रेस्टिंग चेयर जैसी है। ऐसे अगर हम इसको कर दें तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये मेरा चेयर टाइप का, ये ऊपर की तरफ, ये आर्म रेस्ट, सॉरी ये मेरा बॉडी का रेस्ट वाला पोजीशन, और ये है मेरा डाउन। तो ये इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, चेयर फॉर्म, इसे कहते हैं हम लोग चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, अगर मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखूं, अब हमने जब देखा कि हमारा जो बॉन्ड्स होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, दे आर वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और लेस स्टेबल भी होते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि यहाँ पर अगर ये लेस स्टेबल है तो फिर यहाँ पर ये अनस्टेबिलिटी हम कैसे करके पता चलेगा, हमें यहाँ पर एक रिपल्सिव इंटरैक्शन हमें देखने को मिलता है। वो हम कैसे देखेंगे, हमारे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, जब भी हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, these equatorial bonds are present at the farthest distance so as to minimize repulsion। तो ये हमारे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, ये सबसे ऐसे पोजीशन से प्रेजेंट होते हैं जहां से जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो, मिनिमम रिपल्शन। लेकिन अगर मैं एक्सियल बॉन्ड्स की बात करूं तो एक्सियल बॉन्ड्स के बीच में 1,3 डाई-एक्सियल, इसको जनरली हम लोग सिन 1,3 डाई-एक्सियल कहते हैं, इसको हम लोग सिन 1,3 डाई-एक्सियल repulsion present between axial bonds। अब ये जो है, ये सिन 1,3 डाई-एक्सियल का मतलब क्या, सिन मतलब सेम साइड, सिन का मतलब होता है सेम साइड, सिन मतलब सिमिलर साइड में। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 1 और 3 पोजीशन पे डाई-एक्सियल रिपल्शन होता है। तो ये अगर मेरा ये 1 पोजीशन है, 2 और 3 मतलब दोनों अप वाली साइड पर, तो यहाँ पर मेरे पास एक रिपल्शन होगा, ये मेरा एक रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ पर एक रिपल्शन हो रहा है। अगर ये 1 और 3 पोजीशन पे है तो फिर अगर मैं यहाँ पर देखूं 2 और 4 पोजीशन में भी फिर मेरा रिपल्शन होगा, 2 और 4 पोजीशन पे भी रिपल्शन होगा, और यहाँ पर मेरा 4 और 6 पोजीशन से भी रिपल्शन होगा। अब यहाँ से अगर इस चेयर फॉर्म से अगर मैं देखूं, इसे हम लोग 100 हॉर्स, ये मेरा 100 हॉर्स, यहाँ पर हम लोग बॉन्ड लाइंस को दिखा रहे हैं, तो ये है मेरा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ये मेरा 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है। अब इस 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये तो सारे के सारे बहुत दूर हैं, तो यहाँ से रिपल्शन क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पर रिपल्शन मुझे इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में दिखना चाहिए, लेकिन ये तो मेरे इक्वेटोरियल है तो इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन से समझ सकते हैं। तो अगर मैं इनका न्यूमैन प्रोजेक्शन देखूं, ये वापस आ जाता है हमारे 3D साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में। अब यहाँ पर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर मैं देखूं, इसका देखना चाहूँ तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में यहाँ पर इस और इस बॉन्ड से मैं बनाऊंगी, और यहाँ पर ये और ये, तो यहाँ पर ये 1 और 2 बॉन्ड है, और यहाँ पर ये मेरा 5 और 6 बॉन्ड है। तो अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन देखूं तो यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड्स को हमें ढकना होगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा।
इसको टर्न करते हैं तो ये बन गया मेरा ये न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो दोनों बॉन्ड्स है, ये दोनों बॉन्ड्स बहुत दूर दूर हैं, जबकि इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में, यहाँ पर इस वाले मेरे एरो को ध्यान में दीजिएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, मतलब इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होता है। जबकि ये दोनों मेरे क्या है, इक्वेटोरियल पोजिशन पे है, तो ये दिखने में पास लगते हैं, लेकिन ये लोग क्या है, बहुत दूर है। ये वाला जो बॉन्ड है वो सामने वाले हाइड्रोजन के साथ है, सॉरी सामने वाले कार्बन के साथ है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो मेरे पीछे वाले कार्बन के साथ है। तो और इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा ही डिस्टेंस है, लेकिन उतना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में या फिर इनके बीच में नहीं मिलता है। इसी वजह से इनको हम लोग सिन 1,3 डाईएक्सियल इंटरैक्शंस कहते हैं, जो कि रिपल्सिव इन नेचर होते हैं। और इसी वजह से अगर मेरा एक्सियल में कोई एक सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो फिर वो मेरा लेस स्टेबल होगा देन द इक्वेटोरियल फॉर्म। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर मेरे पास दो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस हैं। तो मुझे पूछी जाएगी कि ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। यहाँ पर ये मेरा जो CH3 है ये एक्सियल पोजीशन पे है, और यहाँ पर ये जो है ये मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो अगर मैं एक्सियल पोजीशन की बात करूँ तो इसके साथ सिन 1,3 डाईएक्सियल इंटरैक्शंस प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर इसका इंटरैक्शन इस वाले हाइड्रोजन के साथ होगा, फिर यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी इसका इंटरैक्शन प्रेजेंट होगा, जो कि क्या होगा, मेरा रिपल्सिव इन नेचर। ये जो है रिपल्सिव इंटरैक्शन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपल्शन प्रेजेंट। वहीं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये जो है इन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन के साथ कोई यहाँ पर इंटरैक्शन नहीं होगा। ये क्या है, मेरे इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे CH3 है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। ये क्या होगा मेरा, मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसकी। तो हमेशा मुझे याद रखना है कि एक्सियल की स्टेबिलिटी इज जनरली लेस देन इक्वेटोरियल की स्टेबिलिटी, प्रोवाइडेड अगर मेरे पास कोई दूसरे इंटरैक्शन प्रेजेंट ना हो तो। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कर लेते हैं। The stable form of trans 1,4-dimethyl cyclohexane is represented as। तो पहले हम लोग यहाँ पर 1,4-dimethyl hexane cyclohexane जैसे हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, पहले वो बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है ये, और यहाँ पर क्या बोला है, ट्रांस है। तो ट्रांस अगर बनाना है तो ये अगर मेरा ऊपर वाली साइड होगा तो ये वाला मेरे नीचे वाली साइड होगा। तो इसको नॉर्मली पहले बना लेते हैं। हम लोग अगर सिर्फ 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को देखें तो मेरा ऐसे बनेगा CH3 CH3। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये बना है मेरा ट्रांस। ट्रांस मतलब एक ऊपर तो दूसरा नीचे। तो यहाँ पर पहले मैं अपना साइक्लोहेक्सेन बना लेती हूँ। तो अगर मुझे इसको देना है ऊपर वाली साइड पे तो यहाँ पर दे देते हैं इसको ऊपर CH3 और इसको दे देते हैं उल्टा। ट्रांस है तो इसका मतलब दोनों CH3 क्या होंगे, ऑपोजिट फेसिंग होंगे। ये क्या बताता है, ये अप वाला बॉन्ड है, इसका मतलब ये कौन सा बॉन्ड हुआ मेरा, बीटा बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा मेरा, अल्फा बॉन्ड। ये बॉन्ड होगा मेरा अल्फा बॉन्ड। इसको कैसे हमने नेमिंग किया पहले देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ये मेरा अप है तो इसके वाला साइड वाला हाइड्रोजन मेरा डाउन होगा। इसके साथ अगर ये मेरा अप है तो उसके सामने वाला डाउन होगा। ऑल्टरनेटिंग अप और डाउन हो रहे हैं, तो ये वाला मेरा डाउन वाला हाइड्रोजन होगा। अगर ये डाउन है तो इसके साथ वाला ये क्या होगा मेरा, यहाँ पर ये ऐसे अप जाएगा, इसे हम लोग अप कहेंगे। और उसके साथ क्या होगा मेरा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड मेरा डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते तो कौन सा मेरा सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये मेरा डाईएक्सियल फॉर्म है। बी और डी मेरा कभी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, डाईएक्सियल फॉर्म्स दिए गए हैं, तो ये दोनों मेरे कट गए। यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर दोनों के दोनों सिस में है, ये ट्रांस नहीं है, ये सिस है, क्योंकि यहाँ पर ये भी जो है ये अप वाला बॉन्ड है। इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ये मेरा अप वाला बॉन्ड है और ये भी क्या है, मेरा अप वाला बॉन्ड है। तो ये दोनों के दोनों सिस कन्फर्मेशन में है, सिस फॉर्म में है। और ऊपर से ये क्या है, अगर सिस फॉर्म में है भी तो ये क्या है, मेरा एक्सियल में प्रेजेंट है, तो ये वाला भी मेरा नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी आवर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिंग फ्लिपिंग, जो कि एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है जिसमें बहुत प्रॉब्लम आती है सबको, लेकिन ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसे हम लोग हमारे 3D डायग्राम से ही समझेंगे कैसे करना है यहाँ पर इस रिंग फ्लिपिंग को।
तो ये है हमारा सिंपल चेयर फॉर्म वाला साइक्लोहेक्सेन, जिसमें रेड जो बॉन्ड्स है वो दिखाते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और जो मेरे ब्लू बॉन्ड्स हैं वो मेरे दिखाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब मुझे ध्यान देना होगा सिर्फ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर, क्योंकि यही मेरा फ्लिप करेंगे। तो फ्लिप कैसे करना है, मुझे जस्ट उसको उल्टा कर देना है। ये मेरा जाएगा नीचे और ये जाएगा मेरा ऊपर। तो ये अब कैसे होगा, तो ये रहा मेरा 3D फॉर्म। तो अब देखते हैं फ्लिपिंग कैसे होगी। मुझे सिर्फ कार्बन 1 और कार्बन 4 के ऊपर ध्यान रखना है। कार्बन 1 मेरा अप है और कार्बन 4 मेरा डाउन है। तो धीरे धीरे अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मेरा जो कार्बन 1 है वो धीरे धीरे अभी नीचे जा रहा है, और कार्बन 4 जो है वो मेरा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ये रहा मेरा कार्बन 4, अब ये धीरे धीरे मेरा ऊपर आ रहा है। और लास्ट में ये रहा मेरा फ्लिप्ड फॉर्म, जहां पर ये कार्बन 4 मेरा ऊपर आ गया और ये कार्बन 1 मेरा नीचे आ गया। ठीक है, कार्बन 4 मेरा ऊपर आ गया और कार्बन 1 मेरा नीचे आ गया। ये है मेरा फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर फ्लिप होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरा कार्बन 1 है जो पहले ऊपर था, अब वो आ गया है मेरा नीचे। तो वो आ गया है मेरा नीचे, और उसके बाद जो सारे नीचे थे वो हो गए हैं मेरे ऊपर। इसी को हम लोग फ्लिपिंग कहेंगे। तो ये रहा मेरा फ्लिप्ड फॉर्म। पहले हम लोग कार्बन्स को नंबर कर लेते हैं। ये अगर मेरा कार्बन 1 था तो नीचे वाला फॉर्म ये होगा मेरा कार्बन 1। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये जाऊं तो ये तो मेरा कार्बन नंबर 2 नीचे की तरफ था, तो ये हो गया मेरा कार्बन 2। फिर कार्बन 3 ऊपर की तरफ था, तो ये आ गया नीचे। देन कार्बन 4 मेरा नीचे की तरफ था, वो आ गया मेरे ऊपर। फिर आ गया कार्बन 5 नीचे, एंड देन कार्बन 6। तो ये है मेरा रिंग फ्लिपिंग, ये है मेरा रिंग फ्लिपिंग। अब रिंग फ्लिपिंग तो हो गई, लेकिन अब हम लोग जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है वो हम लोग कैसे रखेंगे, तो इसको जानने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें बस ये याद रखना है, अल्फा विल बी डाउन एंड बीटा विल बी अप। तो हमें तो ये तो पता है कि अल्फा जो है वो डाउन होता है और बीटा मेरा अप होता है, लेकिन एक्सियल और इक्वेटोरियल का क्या। तो ये स्टेटमेंट है मेरी कि आफ्टर फ्लिपिंग अल्फा विल रिमेन अल्फा एंड बीटा विल रिमेन बीटा, but the axial bonds become equatorial and the equatorial bonds become axial। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, मुझे ये याद रखना है, जो डाउन है वो डाउन ही रहेगा बॉन्ड, और जो अप है वो अप ही रहेगा। लेकिन मेरे जो एक्सियल बॉन्ड्स है, जैसे ही मेरे कार्बन अगर फ्लिप किए हैं तो उसके साथ जो मेरे बॉन्ड्स है वो भी फ्लिप करेंगे। तो जो पहले एक्सियल बॉन्ड था वो अब इक्वेटोरियल बॉन्ड बन जाएगा, और अब जो मेरा इक्वेटोरियल बॉन्ड था वो मेरा एक्सियल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ अगर मैं देखो कार्बन 1 की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है मेरा, ये जो था वो मेरा बीटा एक्सियल था। ये था मेरा बीटा प्लस एक्सियल, बीटा एक्सियल था, तो ये बन जाएगा बीटा इक्वेटोरियल, ये बन जाएगा मेरा बीटा इक्वेटोरियल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूं 4 की बात करूं, तो 4 में यहाँ पर ये क्या था, अल्फा एक्सियल था, तो अब ये बन जाएगा मेरा अल्फा इक्वेटोरियल, ये बन जाएगा मेरा अल्फा इक्वेटोरियल। तो ये डाउन है, तो ये बन जाएगा मेरा अल्फा, ये अल्फा इक्वेटोरियल। सिमिलरली हम लोग दूसरे बॉन्ड्स को भी देख लेते हैं, तो दूसरे बॉन्ड्स भी अगर ये है तो मेरे दूसरे बॉन्ड्स भी कुछ ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर रिंग फ्लिपिंग। तो रिंग फ्लिपिंग से एक और चीज बाकी है, एक छोटी सी चीज बाकी है, वो है कि जब भी हमारे पास, ये तो रिंग फ्लिपिंग हो गया, और ये रिंग फ्लिपिंग जो है, ये रिंग फ्लिपिंग इज इन इक्विलिब्रियम, दिस प्रोसेस इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो है ये एक मेरा डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है, ये मेरा डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो इसकी वजह से मुझे समझ नहीं आता है कौन सा मेरा साइक्लोहेक्सेन जो है वो कभी भी रिंग फ्लिप कर सकता है, अगर मुझे टेम्परेचर कंडीशंस मुझे वैसी प्रोवाइड की जाए, टेम्परेचर और रिएक्शन कंडीशंस मुझे वैसी प्रोवाइड की जाए। एक और चीज जो है जो स्टेबिलिटी में मुझे बतानी थी, वो है कि जब भी हम लोग यहाँ पर जब एक्सियल और इक्वेटोरियल की स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऑब्वियसली एक्सियल जो है इट इज लेस स्टेबल, और इसका स्टेबिलिटी कैसे कम होगा, अगर यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे अगर मेरा कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, अगर इसका बल्क जैसे इंक्रीज करेगा, बल्क इंक्रीजेस, तो उसका क्या होगा, मेरा स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगा, मेरा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा रिंग फ्लिपिंग और स्टेबिलिटी। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये अगर क्वेश्चन में देखूं, व्हाट इफ एनीथिंग कैन बी सेड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। अब मुझे यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात आ गई है जो मैंने अभी जस्ट बताया। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है मेरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 ये मेरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और ये मेरा आ गया मेरा मिथाइल ग्रुप, मेरा छोटा सा मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर ये मिथाइल क्या है, मिथाइल है यहाँ पर ये अल्फा एक्सियल पोजीशन पे, और ये है मेरा यहाँ पर अल्फा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अगर यहाँ पर इसने मेरा रिंग फ्लिप किया तो रिंग फ्लिपिंग के बाद ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा अल्फा ही रहेगा, लेकिन एक्सियल से अब आ गया ये इक्वेटोरियल पर, और ये जो है ये आ गया मेरा अल्फा एक्सियल पर। सो इक्वेटोरियल और एक्सियल के पोजीशंस जस्ट चेंज हुए हैं। तो अब मुझे बताना है कि ये क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, तो मुझे यहाँ पर बताना है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रिएक्शन कौन सी साइड जाएगा, इट विल बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, या फिर कुछ नहीं बता सकते। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, जितना ज्यादा बल्क इंक्रीज होगा तो उतनी ज्यादा क्या होगी, मेरी रिपल्शन मेरा इंक्रीज होगा। जितना ही ज्यादा बल्क इंक्रीज होगा एक्सियल पोजीशन पे मेरा रिपल्शन इंक्रीज होगा। तो एज अ रिजल्ट ये वाला फॉर्म है, इसमें एक एक्सियल पोजीशन पे है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो जो बल्की ग्रुप है वो कहाँ पर है, मेरा एक्सियल पोजीशन पे है। तो ये जो है ये वाला फॉर्म मेरा हो जाएगा लेस स्टेबल, ये फॉर्म मेरा लेस स्टेबल होगा। और अगर ये लेस स्टेबल है तो मुझे ये ध्यान रखना है, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1 तो वो बताता है मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट फेवरिंग। मेरा फॉरवर्ड में क्या होता है, मेरा प्रोडक्ट सॉरी ये आ जाएगा प्रोडक्ट, क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फेवरिंग, ठीक है। इफ K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन 1 तो वो क्या होगा, मेरा बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब ये जाएगा उल्टी साइड, मेरे रिएक्टेंट के पास जाएगा, ये मेरा होगा रिएक्टेंट फेवरिंग। एंड इफ K जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मेरा 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, मेरा इक्विलिब्रियम स्टैटिक और डायनामिक, ये मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, दिस इज लेस स्टेबल एंड जो मेरा रिएक्टेंट है इट इज मोर स्टेबल, तो ये कौन सी कंडीशन बन जाती है, तो यहाँ पर ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी लेस देन 1, सो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि साइक्लोहेक्सेन के और कौन से कन्फर्मेशंस हैं, जैसे बोट हो गया, हाफ चेयर हो गया, चेयर हो गया, और उनके स्टेबिलिटीज के बारे में जानेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। If you found this video informative, do like, share and subscribe. Thank you so much.